अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। आज हम स्टमक की एक पैथोलॉजी पढ़ेंगे जिसको कहते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस जिस तरह अपने नाम से जाहिर है कि इसमें स्टमक की म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन होती है और ये एक एक्यूट कंडीशन है। ये क्यों होती है, इसको पढ़ने से पहले हमें नॉर्मल का पता होना चाहिए ताकि हम फिर एबनॉर्मल को समझ सकें। नॉर्मली हमें पता है कि स्टमक में एसिड भी होते हैं और डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन भी होते हैं। तो नॉर्मल स्टमक की म्यूकोजा को नुकसान क्यों नहीं पहुंचता, उसका जवाब ये है कि नॉर्मली 6 डिफेंसिव मैकेनिज्म होते हैं जिनकी वजह से स्टमक की वाल महफूज रहता है और उसको एसिड नुकसान नहीं पहुंचाता। वो डिफेंसिव मैकेनिज्म कौन कौन से है, उनमें सबसे पहले है कि यहाँ पर जो स्टमक की म्यूकोजा है यहाँ पर फोव्यूलर सेल होते हैं। फोव्यूलर सेल यहाँ म्यूकस को सिक्रेट करते हैं, तो म्यूकस ऊपर लाइनिंग बनाता है इस तरह। तो सबसे पहले ये तो म्यूकोजल जो लेयर होता है जो फोव्यूलर सेल सिक्रेट करते हैं वो डिफेंसिव मैकेनिज्म है। दूसरा जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो है यहाँ पर इसी म्यूकस के अंदर बाइकार्बोनेट भी सिक्रेट होता है और वो बाइकार्बोनेट एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, उसको इफेक्ट को खत्म करता है। तीसरा यहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, तो जब ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट की सप्लाई भी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर रिच ब्लड सप्लाई की वजह से भी एक्यूट गैस्ट्राइटिस नहीं होता। इसके बाद जो और मैकेनिज्म है उसमें यह है कि यहाँ पर जो रिजनरेटिव कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, यानी यहाँ पर जो एपिथेलियम है अगर एक एपिथेलियम डैमेज हो जाए तो फौरन रिजनरेट कर जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन सेक्रेट होते हैं, खासकर प्रोस्टाग्लैंडिन I2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन E2। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये सेक्रेट होते हैं और ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट रखते हैं स्टमक की लाइनिंग पर। तो ये सारे नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म है। अब कोई भी पैथोलॉजी या कोई भी कंडीशन जो कि इन मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करे उसके नतीजे में एक्यूट गैस्ट्राइटिस काज होगा। वो कौन कौन से कंडीशन है, उसमें सबसे पहले स्ट्रेस अल्सर है। स्ट्रेस अल्सर का मतलब ये है कि जब कोई स्ट्रेस कंडीशन आता है, हाइपोवोलेमिया होता है या मेजर सर्जरी होती है या शॉक होता है, तो उन कंडीशन में भी एक्यूट गैस्ट्राइटिस काज होता है। इसके अलावा कर्लिंग अल्सर का मतलब ये है कि जब प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम में डिफरेंट टाइप ऑफ बर्न्स या ट्रामा की वजह से वहाँ पर जब अल्सर काज होता है तो उसको कर्लिंग अल्सर कहते हैं। कुशिंग अल्सर का मतलब ये है कि जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो CSF का प्रेशर होता है जब वो बढ़ जाता है तो उसके नतीजे में वो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। तो जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो वो एसिड प्रोडक्शन को बढ़ाता है और इस तरह वो डैमेज करता है स्टमक की वॉल को। जो अदर कंडीशन है वो है NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो एस्पिरिन और उसका डिफरेंट ड्रग है जिसको हम पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई बंदा इसको लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करे, क्रॉनिकली इस्तेमाल करे, तो उसके नतीजे में भी एक्यूट गैस्ट्राइटिस काज होता है, क्योंकि NSAID प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को कम करता है। तो जब ये प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन कम हो जाती है तो उसके नतीजे में भी एक्यूट गैस्ट्राइटिस काज होता है। इसके अलावा हेवी अल्कोहल कंजम्पशन, जब कोई बंदा शराबनोशी करता है, शराब पीता है, तो शराब भी एक्यूट गैस्ट्राइटिस काज करता है। इसी तरह जब H पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन होता है तो H पाइलोरी जो है ना वो यूरिएज एंजाइम सिक्रेट करता है जो कि यूरेमिया काज करता है। तो यूरेमिक पेशेंट में भी गैस्ट्रिक बाइकार्बोनेट का जो ट्रांसपोर्ट होता है म्यूकस में, यानी गैस्ट्रिक बाइकार्बोनेट जब म्यूकस में सिक्रेट होता है तो यूरेमिक पेशेंट में वो नहीं होता, इस वजह से फिर उसका डिफेंस कमजोर पड़ जाता है। इसी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ कोरोसिव्स यानी स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेसिस जब कोई इंजेस्ट करता है या अदर डिफरेंट टाइप ऑफ डैमेजिंग सब्सटेंसेस जब कोई इंजेस्ट करता है तो वो भी डायरेक्टली डैमेज काज करते हैं स्टमक की वॉल को और वो एक्यूट गैस्ट्राइटिस काज करते हैं। ये तो पैथोलॉजी होगी एक्यूट गैस्ट्राइटिस की। एक्यूट गैस्ट्राइटिस की मैकेनिज्म तो हमने बयान किया, उसकी मॉर्फोलॉजी किस तरह होती है। जब हम देखते हैं म्यूकोजा को तो चूंकि ये गैस्ट्राइटिस है वहाँ पर हमें इन्फ्लेमेशन मिलेगा, रेडनिंग मिलेगी और इसके साथ साथ हमें वहाँ पर अल्सरेशन मिलेगा, यानी वहाँ पर का जो म्यूकोसा होगा उसकी वियर एंड टियर हमें मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें उसका जो सरफेस एपिथेलियम है वो भी उनकी भी वियर एंड टियर होगी
तो ये सारे जितने भी इन्फ्लेमेटरी सेल है, न्यूट्रोफिल वगैरह है, वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट भी होगा, इन्फ्लेमेटरी सेल जो है ना न्यूट्रोफिल यहाँ पर होंगे। तो ये सारे जितने भी इन्फ्लेमेशन के साथ एसोसिएटेड मॉर्फोलॉजी है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसको हम ट्रीट किस तरह करेंगे? इसका ट्रीटमेंट सिंपल ये है कि जो अंडरलाइंग काज है उसको हम ट्रीट करें, या इसके अलावा इसको जो हम डिफेंसिव मैकेनिज्म है उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम उसको ट्रीट करें, यानी हम इसको इंसेक्ट्स वगैरह जो है ना उसको इस्तेमाल न करें ज़्यादा अरसे तक, क्योंकि उससे भी ये कास होता है। इसके